हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन कैसे बनाते हैं इसके बारे में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन जानते हैं कि रिस्पॉन्सिव ये वर्ड का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल अभी तक अपन ने जितना भी CSS का कोड किया है वो किया है अपन ने लैपटॉप में, ओके। बट अगर अपन जो कोड ये कर रहे हैं लैपटॉप में, वही कोड यानी कि वही वेबसाइट अगर अपन टैबलेट, PC या फिर मोबाइल में देखें जिनकी विड्थ लैपटॉप से अलग है, तो वो उस डिवाइस में कैसे दिखेंगे, इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या आता है, सबसे पहले कि जो अपना स्क्रीन का साइज़ है, ओके, जो स्क्रीन का साइज़ है उसके अनुसार वो अपना जो विड्थ है या फिर हाइट है वो ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है। तो ये आता है। देन अपन ने कुछ लेआउट्स के बारे में पढ़ा था, जैसे कि फ्लेक्स बॉक्स हो गया, ग्रिड हो गया, फिर फ्लोट्स हो गया। ये यूज़ करके अपन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना सकते हैं, ओके। देन मीडिया क्वेरी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर अपन को CSS की मदद से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाना है तो अपन को मीडिया क्वेरी यूज़ करना पड़ता है, ओके। देन फ्लूइड इमेजेस, तो ये क्या होता है। फॉर एग्जांपल ये अगर अपना PC है, ओके, ये PC है, इसमें अगर एक फुल स्क्रीन अपन एक इमेज देख रहे हैं, तो वही इमेज अगर अपन मोबाइल में देखेंगे तो वो कैसे दिखनी चाहिए, यानी कि ऑब्वियसली वो यहाँ पे फिट होनी चाहिए इतने एरिया में, ओके। तो ये करने के लिए अपन को फ्लूइड इमेज लगती है, ओके। एंड एट द एंड, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूज़र एक्सपीरियंस, यानी कि जो अपना यूज़र है, जो अपन के वेबसाइट को विजिट कर रहा है, उसको वो कैसा दिख रहा है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अपन जो वेबसाइट बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, ताकि कोई इसे देखे और फिर उससे अपन कुछ अर्न करे, या फिर अपन का जो क्लाइंट है वो खुश हो जाए। तो यानी कि यूज़र एक्सपीरियंस मैटर करता है, ओके। तो इसलिए अपन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाते हैं। तो जल्दी से देखते हैं कि ये मीडिया क्वेरी कैसे अप्लाई होता है। तो मीडिया क्वेरी सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है। तो ये रूल्स होते हैं जो अपन CSS पे अप्लाई करते हैं, सो दैट अपना जो CSS है उसको पता चले कि अगर स्क्रीन का साइज़, मतलब फॉर एग्जांपल अगर स्क्रीन का साइज़ अगर 1024 पिक्सल से ऊपर है तो वो PC है, 1024 पिक्सल है ये इतना तो ये लैपटॉप है, अगर ये मोबाइल का है तो वो ऑब्वियसली उससे कम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें अपन स्पेसिफाई कर सकते हैं यूजिंग दिस रूल्स, यानी कि कुछ पिक्सल्स, ओके। तो ये अपन देखेंगे। तो ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिवाइस और व्यू पोर्ट, यानी कि मीडिया क्वेरी, जो अभी जैसे मैंने बताया, मीडिया क्वेरी क्या करता है, कैरेक्टरिस्टिक यानी कि जो डिवाइस की हाइट विड्थ है उसके अनुसार कंडीशन अप्लाई करता है, जैसे कि स्क्रीन विड्थ हो गया, स्टाइलिंग हो गया। तो ये सारी चीज़ें मिला के अपन मीडिया क्वेरी की और CSS की मदद से रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं, ओके। सो अभी अपन समझते हैं कि मीडिया क्वेरी काम कैसे करते। सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना एक बेसिक सा कोड लिख लेता हूँ, ओके। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली 4 डिव लिए हैं, एक मोबाइल के लिए, टैब के लिए, लैपटॉप के लिए और PC के लिए। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए है, ठीक है। रियल लाइफ में यहाँ पे एक ही डिव होता है और अपन उसको ही मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। बट अभी फ़िलहाल आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यहाँ पे 4 डिव लिए हैं, ओके। एंड मैं यहाँ पे जल्दी से एक CSS लिख लेता हूँ, ओके। मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लास बनाया है बॉक्स, सबको लगाया, एंड IDs लगाई है मोबाइल, टैब, लैपटॉप एंड PC, ओके। देन यहाँ पे मैंने बॉक्स में कुछ प्रॉपर्टीज लगाई है, हाइट है 200, विड्थ है 320 पिक्सल, और बॉर्डर, बैकग्राउंड और सबसे इम्पॉर्टेंट डिस्प्ले नन ये लगाया है, ओके। सो दैट ये सारे जो डिव है वो ना दिखे। जल्दी से अपन इसका आउटपुट देख लेते हैं। तो ये कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी अपन क्या करते हैं, पहले इंस्पेक्ट कर लेते हैं, राइट क्लिक, इंस्पेक्ट, और ये अपना स्क्रीन आ चुका है,
और सिंपली अपन ये जो आइकॉन है यहाँ पे क्लिक कर देंगे सो दैट अपन रिस्पॉन्सिव चेक कर पाए। ओके, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे को विड्थ क्या है ये स्क्रीन की, ये लिख के आ रही है करंट। अगर मैं मोबाइल पे मतलब ये जो लाइन आ रही है, ये जो कट वाली लाइन आ रही है, इसके सेंटर में क्लिक करता हूँ तो मोबाइल में आ जाऊँगा। सबसे एंड में क्लिक करूँगा तो पीसी में। एंड ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे हवर करूँगा तो यहाँ पे कुछ लिख के आता है। तो ये अपना लैपटॉप है, और अभी ये अपना टैबलेट है, एंड ये मोबाइल है। ओके, तो अभी अपन को क्या करना है, जब मोबाइल यानी कि देखिए विड्थ देख लेते हैं जल्दी से। मोबाइल की विड्थ 320 पिक्सल है, यानी कि 320 पिक्सल पे अपन को ये ड्यू दिखाना है। तो ये कैसे कर सकते हैं अपन, इसके लिए सिंपली @ लिखेंगे मीडिया। ओके, सो अपन ने लिखा मीडिया, फिर अपन यहाँ पे कर्ली ब्रेस के पहले पैरेंथेसिस में लिखेंगे मिन विड्थ, यानी कि मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो मिनिमम विड्थ होनी चाहिए 0 पिक्सल, एंड मैक्सिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए ये यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपन को। मैक्सिमम विड्थ होनी चाहिए 320 पिक्सल। ओके, अगर मिनिमम विड्थ 0 पिक्सल है और मैक्सिमम विड्थ 320 पिक्सल है, तो ये कोड किसके लिए होगा, ये कोड होगा अपने मोबाइल के लिए। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, जो अपन ने आईडी लिखी है तो आईडी सिलेक्टर यूज़ किया, हैश मोबाइल, एंड यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसका डिस्प्ले जो है वो ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक यानी कि दिखाना, और डिस्प्ले नन यानी कि हाइड कर देना। एंड सिमिलरली अपन इसका जो बैकग्राउंड कलर है इसको रेड कर देंगे। फिलहाल ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है ये मोबाइल में, ठीक है। अभी जल्दी से देख लेते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, तो जल्दी से देख लेते हैं कि क्यों नहीं आ रहा है। यहाँ पे अपन ने आईडी तो बराबर लगाई है मोबाइल, ठीक है। मिनिमम विड्थ 0 पिक्सल, मैक्सिमम विड्थ 320 पिक्सल भी लगा दी है। ओके, सो यहाँ पे मुझे मिस्टेक मिल चुकी है। एक्चुअली ये व्यू पोर्ट जो एक मेटा टैग है इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया था, इसकी वजह से वो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। एंड अभी देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये देखिए, जैसे ये अपन ये इसका स्क्रीन साइज छोटा बड़ा कर रहे हैं, ये मोबाइल में कुछ इस तरह से दिख रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये साइज 320 पिक्सल के ऊपर जाएगा तो ये सबको हाइड कर देगा। ओके, क्योंकि अपन ने जो डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो नन करके रखी है, समझ गया। यानी कि 0 पिक्सल से 320 पिक्सल तक मोबाइल वाला ये जो डिव है ये दिखेगा, ठीक है। ये देखिए, अगर ये 320 पिक्सल है, यहाँ पे देखिए 320 जैसे ही होता है तो मोबाइल दिख रहा है, ठीक है। इतना समझ गया। अभी अगर अपन को क्या करना है, 320 पिक्सल के ऊपर, यानी कि मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए 320, और मैक्सिमम होनी चाहिए 768। और ये 768 ही क्यों, क्योंकि ये देखिए जब मैं टैबलेट पे हवर करता हूँ तो इधर आप विड्थ देखिए कितनी आती है, वो आती है 768 पिक्सल। तो मैक्सिमम जो टैबलेट होता है उसकी विड्थ कंसीडर करके चलते कि 768 पिक्सल होती है। अपन यहाँ पे 1 से वैल्यू बढ़ा देंगे, वैसे तो ज़रूरत नहीं है, बट बेस्ट प्रैक्टिस होती है कि ये 320 और ये 321 पे ख़त्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को टैब को अनेबल करना है, एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपन कर देंगे ग्रीन। तो अभी देखते क्या आता है, ये 319 है, ठीक है। जैसे ही 20 हुआ तो ये टैबलेट मोड चालू हो चुका है, और ये जाएगा पूरा 768 पिक्सल तक। यहाँ पे देखिए 768 तक। जैसे 768 आया तो क्या हुआ, इसने डिस्प्ले नन कर दिया, यानी कि डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है, ठीक है।
अभी अपने टैबलेट के लिए भी कोड कर लिया, मोबाइल के लिए भी कोड कर लिया। अभी अपन करेंगे नेक्स्ट लैपटॉप एंड पीसी के लिए। ठीक है, लैपटॉप के लिए अपन क्या करेंगे, फिर से कोड कॉपी पेस्ट करेंगे एंड यहाँ पे मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, राइट 768 पिक्सल। एंड लैपटॉप की जो मैक्सिमम विड्थ होती है वो होती है 1024 पिक्सल। तो ये मुझे कैसे पता, तो मैंने यहाँ पे देख लिया था पहले ही। ये देखिए लैपटॉप, यहाँ पे हवर करके यहाँ पे विड्थ देख ली 1024 पिक्सल। ओके, मुझे पता है कि ये टैबलेट यहाँ पे ख़त्म हो जाता है और इसके ऊपर जितने भी होते हैं वो लैपटॉप होते हैं। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे इसका कलर ब्लू कर दूंगा सो दैट अपन को पता चले। और यहाँ पे अपन को टैब को अनेबल नहीं करना है। किसका डिस्प्ले अपन को करना है ब्लॉक, वो है लैपटॉप। ठीक है, तो लैपटॉप का मैंने कर दिया ओपन। तो ये देखिए जैसे ही यहाँ पे देखिए 59 है, अभी जैसे ही ये 68 के ऊपर जाएगा ये लैपटॉप में स्विच हो जाएगा। ठीक है, तो ये, और साथ ही में इसके ऊपर अपन और भी स्टाइलिंग लगा सकते हैं, जैसे कि हो गया कलर वाइट। ठीक है, तो ये कलर भी अपन साथ में मल्टीपल स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो अभी तक अपन ने मोबाइल, टैब एंड लैपटॉप के लिए कर लिया। अभी जल्दी से लास्ट स्क्रीन साइज पीसी के लिए कर लेते हैं। सबसे पहले मैं पीसी कर दूंगा। यहाँ पे मिनिमम विड्थ कितनी, 1024 पिक्सल एंड मैक्सिमम कितनी भी होनी चाहिए। ओके, यानी कि इसके ऊपर जितनी भी आए वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगे। मिनिमम विड्थ 1024 पिक्सल। ठीक है, तो अभी देखते हैं जल्दी से। ये देखिए इससे ऊपर अगर कोई भी जाता है, कितनी भी ऊपर स्क्रीन साइज लेके जाएंगे अपन, ये देखिए 2000 पिक्सल। जैसे ही मैं इसको 1024 पिक्सल पे लाऊंगा तो क्या होता है, ये लैपटॉप में आ गया। और जैसे ही मैं टैब 768 पिक्सल से नीचे जाता हूँ, मेरे पास क्या आ गया, टैबलेट आ गया। बट देखिए, आपने कुछ देखा, जैसे ही मैं 768 पिक्सल पे हूँ तो दोनों भी आ गए। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने 1 प्लस नहीं किया था, इसकी वजह से ये हो रहा है। तो अभी समझा कि अपन को यहाँ पे +1 करने की क्यों ज़रूरत पड़ी। यहाँ पे मैंने ऐसा +1 क्यों किया, 320 के बाद 321, 68 के बाद यहाँ पे 69 करना चाहिए, देन 1024 के बाद यहाँ पे 1025 करना चाहिए। तो ये होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस। ओके, तो अभी देखते हैं कि एक साथ दो आते हैं क्या। 68, 69 नहीं आ रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी अपन ने पूरा ही चेंज कर दिया। तो ये मोबाइल, टैबलेट, देन एक सेकेंड लैपटॉप एंड पीसी। तो अपन मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल करना सीख गए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक है व्यू पोर्ट यूनिट्स। तो आखिर ये व्यू पोर्ट यूनिट्स होता क्या है, तो वो जल्दी से देख लेते हैं। तो व्यू पोर्ट यूनिट्स में VW, VH ये यूनिट्स आते हैं। तो ये अपन ने, जब अपन मेजरमेंट यूनिट्स पढ़े तब अपन ने अच्छे से इन डेप्थ देखा था, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि ये जो VW होता है ये जनरली विड्थ, यानी कि जो अपना व्यू पोर्ट, यानी कि जो अपन को स्क्रीन दिख रही है उसकी विड्थ लेके चलता है, एंड VH जो है वो उसकी हाइट लेके चलता है। ओके, और ये डायमेंशंस ऑफ द व्यू पोर्ट, यानी कि जैसे मैंने बताया ये जो विड्थ है एंड हाइट है ये डायमेंशंस है, इनको पकड़ के चलता है। और ये रिस्पॉन्सिव लेआउट एंड टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी मीन्स जो अपन टेक्स्ट है, ये जो अपना टेक्स्ट है ये भी तो छोटा बड़ा हो सकता है, यानी कि मोबाइल में छोटा दिखना चाहिए, लैपटॉप में बड़ा दिखना चाहिए और पीसी में सबसे ज़्यादा बड़ा दिखना चाहिए। तो ये जो टेक्स्ट को अपन रिसाइज करते हैं इसको बोलते हैं टाइपोग्राफी। तो ये एंड रिस्पॉन्सिव लेआउट ये बनाने के लिए अपन ये यूनिट्स यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है फ्लूइड लेआउट। तो ये फ्लूइड लेआउट क्या होता है, तो फ्लूइड लेआउट में जो यूनिट है वो होता है परसेंटेज। ओके, परसेंटेज का यूज़ करके अपन प्रोपोर्शनल लेआउट बना सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये मेरा पूरा स्क्रीन है,
ये पूरा 100% अगर कंसिडर किया जाए तो अगर मैंने यहाँ पे 20% अगर मार्क कर दिया तो 20% में मेरा डेटा रेंडर होगा। यानी कि अगर मैंने बॉक्स बना दिया, ठीक है, अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे एक ड्यू बना देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे अपन लिख देते हैं क्लास बॉक्स। ओके, एंड ये सारा कोड हटा के मैं सिंपली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं विड्थ कर देता हूँ 20%। बैकग्राउंड कलर डालना पड़ेगा एंड हाइट भी थोड़ी मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, 200 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो आप बोलोगे कि ये परसेंटेज तो कुछ समझ में आया नहीं यहाँ पे, तो ठीक है, अपन इंस्पेक्ट करते हैं जल्दी से, कंट्रोल शिफ्ट आए दबा के, एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सिव में अपन इसको छोटा करके देखते हैं। ये देखिए, आपको फ़र्क दिखा? जैसे जैसे मैं स्क्रीन को रिसाइज कर रहा हूँ उसके अनुसार ये जो रेड बॉक्स है वो उसका 20% ले रहा है, ठीक है। तो ये होता है फ्लूइड लेआउट। सो ये अपन प्रोपोर्शनल रिसाइज समझ गए। देन ये फ्लेक्सिबल होता है एंड रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए काम आता है फ्लूइड लेआउट। ओके, बट अभी यहाँ पे ही सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिव की ख़त्म नहीं होती है। अभी जब अपन कोड कर रहे थे, जब अपन ने मीडिया क्वेरी लिखी तो अपन को कितनी सारी चीज़ें याद रखनी पड़ी थी, है ना। जैसे कि आप देखिए, मैं यहाँ पे कंट्रोल Z कर लेता हूँ जल्दी से, एंड देखिए, पहले अपन को डिफ़ॉल्ट साइज़ याद रखना पड़ा, फिर ये 0 से लेके यहाँ तक, फिर ये मोबाइल व्यू हो गया, ये टैबलेट व्यू हो गया, ये PC के लिए हो गया। तो ये सारी इतनी सारी चीज़ें अपन को याद रखनी पड़ी। ओके, सो इसीलिए CSS ने डेवलपर की लाइफ को आसान बनाने के लिए कुछ फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि हो गया बूटस्ट्रैप, जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर था अर्ली डेज में। ये क्या करता है बूटस्ट्रैप? ये होता है कलेक्शन ऑफ CSS एंड जावास्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल अभी जो अपन ने लिखा, तो ये क्या कर देंगे, ये सारा का सारा CSS बना के, मतलब ये जो अपन ने अभी मीडिया क्वेरी ये वो जो लिखा, ये क्या करेंगे, एक सर्वर पे जाके रख देंगे। अपन को सिर्फ करना क्या है, यहाँ पे उसकी लिंक डालनी है, बूटस्ट्रैप की लिंक, जो कि अपन को इजीली गूगल पे मिल जाती है। अगर अपन बूटस्ट्रैप लिखें एंड देखिए, ये एक्चुअली मेरा ओपन था तो ये डायरेक्टली खुल गया है, तो यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ, तो ये सबसे पहले ये ऐसा कुछ तो भी आपके पास लिंक खुल जाएगा। फिर अपन यहाँ से नेविगेट करके डॉक्स में जाएंगे एंड यहाँ पे अगर स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए, इसकी स्क्रिप्ट एंड लिंक मिल गई है। तो कभी भी अपन लेटेस्ट के साथ नहीं जाना, अपन जाएंगे स्टेबल वर्जन के साथ, ठीक है, जो कि है वर्जन 5.0। सो यहाँ पे देखिए, ये लिंक एंड ये स्क्रिप्ट, ये दोनों चीज़ें अगर अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दी तो अपन ये बूटस्ट्रैप की जो CSS उन्होंने लिख के रखी है डेवलपर की लाइफ को आसान बनाने के लिए, तो वो अपन एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिंक टैग डाल दिया, ये स्क्रिप्ट भी डाल देता हूँ जल्दी से, ठीक है। अभी देखिए इसका एडवांटेज क्या है, अभी जो इतनी सारी CSS अपन ने लिखी थी ना, तो इतनी लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी सिंपली मैं लिखूँगा div.row, ठीक है। एक मिनट बस, पहले मैं लिखूँगा कंटेनर, ठीक है, एंड यहाँ पे लिखूँगा div.row, और यहाँ पे मैंने 4 रोज बना दी। ओके, मैं यहाँ पे एक ही रो बना देता हूँ फिलहाल के लिए, एंड यहाँ पे अपन एक टेक्स्ट लिख देते हैं होम वगैरह, और इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से कि क्या आ रहा है। तो ये देखिए, जैसे ही मैंने इसका आउटपुट देखा तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मुझे ये मार्जिन वगैरह लगा के मिली है, जबकि अगर मैं कोड में देखूँ तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लगाया। तो ये चीज़ें जो है, ये कंटेनर लगाने से मुझे वो मार्जिन एंड पैडिंग मिल चुकी है। ये देखिए, ये टॉप में ये लेफ़्ट और राइट में दोनों साइड से लगी है,
तो ये चीज़ें ये लिंक की मदद से यहाँ पे आ चुकी है। ओके, तो ये होता है बूटस्ट्रैप। ठीक है, ये आगे अपन और डिटेल में बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट है कि ये CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, जो कि अपन को कम से कम कोड में ज़्यादा से ज़्यादा डिज़ाइन बनाने में मदद करता है। जैसे कि अपन ने अभी देखा, सिर्फ 2 लाइन के कोड में मैंने ये एक सिंपल सा डिज़ाइन तैयार किया है। तो आप बोलेंगे ये तो कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है, तो मैं थोड़ा और बना देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नैव भी बना देता हूँ सिंपली, तो ये बनाने के लिए मैं सिंपली क्या करता हूँ, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाता हूँ, यहाँ पे नैव लिखता हूँ। एक्चुअली अपन खुद भी लिख सकते हैं, बट फिलहाल टाइम सेव करने के लिए मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ओके, एंड देन यहाँ पे नैव बार के सेक्शन पे गया मैं, एंड सिंपली ये कोड को कॉपी किया एंड यहाँ पे इसको हटा के पेस्ट कर दिया। अभी आप देखना, मैंने सिर्फ ये 60 लाइंस का कोड लिखा है। ये आउटपुट अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, मेरे पास नैव बार आ चुका है, पूरा अपना जो रियल वेबसाइट का होता है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही नैव बार मुझे मिल चुका है यहाँ पे। और अगर अपन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कॉर्नर लेफ्ट में आप देखना कि कुछ लिंक अपेयर हो रही है, यानी कि ये वर्क भी कर रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये रिस्पॉन्सिव है। ये देखिए, अगर मैं मोबाइल व्यू में देखूं तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, टैबलेट में भी ये इस तरह एंड PC में इस तरह। ठीक है, बट पता नहीं ये इसकी जावास्क्रिप्ट क्यों वर्क नहीं कर रही है, तो इस पे अपन बाद में वर्क करेंगे। जबकि यहाँ पे क्लिक करने पे ये यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन आना चाहिए। ठीक है, बट आई थिंक अपन ने स्क्रिप्ट टैग इंक्लूड नहीं किया है, दैट्स वाई ये हो रहा है। मैंने गलती से जब कॉपी पेस्ट किया तो उसको हटा दिया था। तो ठीक है, मैं ये स्क्रिप्ट लगा देता हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अगर जावास्क्रिप्ट के बिना अपन किसी चीज़ को वर्किंग यानी कि मोशन अप्लाई करें तो वो नहीं होता है। तो देखिए, अभी ये हो जाना चाहिए, ये देखिए हो चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें सिंपली 60 लाइन के कोड में हो चुकी है, जबकि इसके लिए मुझे ना जावास्क्रिप्ट लिखनी पड़ी ना CSS। तो ये था बूटस्ट्रैप। ओके, तो ये है CSS का फ्रेमवर्क, जो कि अपन को लेस कोड लिखने में मदद करता है, फास्ट डेवलपमेंट, यानी कि मैंने मैक्सिमम 2 मिनट के अंदर पूरा अपना नेविगेशन बार बना दिया है। तो ये बनाने के लिए मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे। तो इससे क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एंड सबसे बड़ी बात, कॉम्प्लेक्सिटी जो है कोड लिखने की वो कम हो गई। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।